डिग्रियां तो शैक्षिक खर्चों की रसीदें मात्र हैं, असली शिक्षा तो आपके आचरण से झलकती है। और इस शिक्षा को हम अपने अंदर समाहित कैसे करते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने समझदार हैं। यानी खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। सुबह की शुरुआत बेहद खास होती है क्योंकि इस वक्त आपका मन सबसे ज़्यादा शांत होता है और कहते हैं कि शांत मन में विचार जो जितनी गहराई से छाप छोड़ते हैं, शायद ही किसी और समय आपके मन में विचार अच्छी छाप छोड़ते हों। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत विचार साझा करते हैं और ये विचार हैं मिसाइल मैन, जी हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के। चलिए देखते हैं इसे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री पवन कुमार जी को, जो कि निदेशक हैं डाक सेवाएं, बिहार डाक परिमंडल। बहुत बहुत स्वागत है आपका पवन जी हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। शुक्रिया मैम। थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान जो है वो अपील की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से। इसमें भारतीय डाक की अगर हम बात करें तो वो उसकी भूमिका क्या है और किस तरीके से आप तमाम जो लोग डाक घरों तक आ रहे हैं उन्हें कैसे आप प्रोत्साहित कर रहे हैं? हर घर तिरंगा अभियान जिसका आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है जी, और नेशनल फ्लैग कोड में कई संशोधन भी किए गए हैं, तो केवल चंद दिनों में 5-6 दिनों में भारतीय डाक विभाग के द्वारा और हमारे डाकघरों के द्वारा 1 करोड़ लगभग झंडे लोगों तक पहुंचाए गए हैं। 1 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा है केवल 5-6 दिनों में। और अभी 2-3 दिन बाकी है, तो अभी और हम जनता के मांग के अनुसार इस कार्य में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर डाक विभाग के द्वारा अनेक फिलेटली एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, अनेक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे आज़ादी के संघर्ष की गाथा को दर्शाया गया। स्पेशल कवर जारी किए गए, डाक टिकट जारी किए गए, स्पेशल कैंसिलेशन इशू हुआ। इसके अतिरिक्त अभी लगातार हमारे अनेक जिलों के द्वारा, अनेक पोस्ट ऑफिसों के द्वारा प्रभात फेरियां निकाली जा रही है। जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं वहाँ जाकर के और गाँव में जाकर के, गलियों में जाकर के लोगों को जागृत किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरे देश का अभियान है। हर घर तिरंगा अभियान पूरे मुल्क का अभियान है और इसमें डाक विभाग अपनी महती भूमिका को सुनिश्चित कर रहा है और बखूबी कर रहा है। बिल्कुल बखूबी कर रहा है। अगर हम भारतीय डाक की बात करें तो कहा जाता है कि जो भारतीय डाक सेवा का जो क्षेत्र है वो लगभग 1.5 लाख डाक घरों से भी ज़्यादा है। ऐसे ऐसे जगहों पर भी है जहां शायद हम बहुत आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। अगर हम भारतीय डाक के इतिहास की बात करें, बहुत गौरवशाली इतिहास है भारतीय डाक का, हम चाहेंगे कि आप उसका जिक्र ज़रूर करें यहाँ पर। हाँ, डाक विभाग का इतिहास गरिमापूर्ण है। प्राचीन काल में भी किसी न किसी रूप में डाक व्यवस्थाएं कायम थी। मध्यकाल में शेरशाह ने जिस डाक प्रणाली की शुरुआत की और अकबर ने जिसे आगे बढ़ाया, भले वो व्यवस्था और आज की व्यवस्था में बहुत अंतर आ गया है। उस समय कबूतरों को इस काम के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, डाक चौकियाँ बनाई गई थी, और जो आधुनिक व्यवस्था, आधुनिक रूप में जिस डाक विभाग को और जिन डाकघरों को हम देख रहे हैं, उसकी शुरुआत बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने किया था और 1766 ईस्वी में पहली बार आधुनिक डाक खाने की स्थापना की गई थी। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स, जो हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के गवर्नर थे, और उनके द्वारा कलकत्ता में GPO की स्थापना की गई। फिर 1786 ईस्वी में मद्रास GPO की स्थापना की गई। 1793 ईस्वी में मुंबई GPO की स्थापना की गई और आज़ादी के समय लगभग 24,000 डाक खाने स्थापित हो गए थे। 1854 ईस्वी में डाक विभाग को राष्ट्रीय रूप दिया गया लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, और डाक विभाग को कई जिम्मेदारियां दी गई उसी समय से। 1882 ईस्वी में डाक विभाग को बचत बैंक का कार्य भी सौंपा गया। 1884 ईस्वी में डाक विभाग को बीमा
से संबंधित कार्य की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई। उसके अतिरिक्त हम लोग चर्चा करेंगे कई तरह के कार्य जो डाक विभाग को वक्तन बवक्तन दिया गया, उसका उल्लेख हम करेंगे। तो ये जो 1854 के बाद का जो भारतीय डाक का जो स्वरूप था, उसने बहुत विस्तृत आकार लिया, विस्तृत रूप लिया। इसमें आपने जिक्र किया कि बहुत सारी सेवाएं जो हैं इसमें जोड़ी गईं, चिट्ठियों के आदान प्रदान के अलावा भी। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँ कि भारतीय डाक जो है किस तरीके से चिट्ठियों के आदान प्रदान के अलावा ऐसे बहुत सारे और जो काम हैं वो क्या क्या हैं इस विभाग के अंदर? चिट्ठियों के वितरण के अलावा हम बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं, और इसकी शुरुआत तो 1882 ईस्वी से ही हो गई थी जी। इसके अतिरिक्त हम बीमा सेवाएं दे रहे हैं, आधार ट्रांजैक्शन का कार्य कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में पासपोर्ट से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त फिलेटली से संबंधित कार्य होता है, डाक टिकट जारी करने का, स्पेशल कवर रिलीज करने का कार्य होता है। उसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर कई जिम्मेदारियां हमें दी जाती है। मनरेगा अकाउंट खोलने की जिम्मेदारी हमें मिली थी। उसके अलावा प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल क्या, अभी कुछ साल पहले हम मलेरिया उन्मूलन में डिपार्टमेंट की महती भूमिका थी। चेचक उन्मूलन में डिपार्टमेंट की भूमिका को स्वीकार किया गया था। एक समय में जब नमक की किल्लत हो गई थी तो डिपार्टमेंट को नमक के वितरण का कार्य दिया गया था। इसके अलावा कई तरह के कार्य, जैसे चुनाव संपादन में भी हमारी भूमिका होती है। उसके अलावा जो यूपीएससी द्वारा या अन्य सम्मानित बोर्डों के द्वारा परीक्षाएं ली जाती है, उसकी जो पूरी सामग्री होती है उसको पहुंचाने में हम अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो कई तरह के कार्य हमारे द्वारा संपादित की जा रही है। बिल्कुल, कई तरह के कार्य आपके द्वारा संपादित की जा रही है। जाहिर तौर पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि आप जो सेवाएं प्रदान करते हैं उसमें जीवन निर्माण की जो गतिविधियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। किसी की नौकरी की बात होती है तो किसी को उसके बेटे की कमाई पहुंचाई जाती है। इसी कड़ी में कुछ वर्ष पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी। ये उन इलाकों के लिए शुरू की गई थी, उन गाँवों के लिए शुरू की गई थी जहाँ पे ATMs नहीं थे, जहाँ से पैसे निकाल सके लोग, या जो बुज़ुर्ग लोग थे वो बैंकों तक नहीं जा सकते थे। उस वक्त उसमें क्या क्या आपकी भूमिकाएं हैं और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस तरीके से काम कर रहा है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 1918 को प्रधानमंत्री जी ने किया था, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ताल कटोरा स्टेडियम में किया गया था, और ऑनलाइन लाखों लोग जुड़े थे। बिल्कुल। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सही मायने में गेम चेंजर है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो कार्य किया है वो अत्यंत उल्लेखनीय है, प्रशंसनीय है, श्लाघ्य है। और हमारे जो डाकिया बंधु हैं उन्हें मोबाइल दिया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन दिया गया है। वो घर घर जा कर के लोगों के खाते खोल सकते हैं, लोगों के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, उनके पैसे को जमा कर सकते हैं, उनके पैसे की निकासी कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि किसी व्यक्ति का खाता पोस्ट ऑफिस में नहीं है, किसी दूसरे बैंक में है, तो उससे खाते से भी वो घर पे जा कर के और केवल उनका थंब इम्प्रेशन लेकर के और उनका आधार नंबर इस्तेमाल करके उनके पैसे की निकासी कर सकते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 155299। इस नंबर पे यदि कोई कॉल करे या मिस कॉल भी कर दे तो वहाँ पे हमारे डाकिया बंधु उनके घर पे पहुँच जाएंगे और उनकी जो भी आवश्यकताएं होंगी, इस तरह की आवश्यकताएं, उसकी वो पूर्ति कर सकते हैं। तो आप कल्पना कर सकती हैं कितना ये क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि यदि बैंक में भी हमारा अकाउंट है तो कम से कम पैसे की निकासी के लिए हमें ATM तक जाना होता है, और ATM हर घर में नहीं होता है, हर गली में नहीं होता है, हर गांव में नहीं होता है, और हर शहर के, छोटे शहर के पड़ोस में नहीं होता है। ATM की अपनी सीमाएं हैं, उसकी लिमिटेड नंबर में ATM है। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस है हमारा, और ख़ास करके जो डाकिये हैं, जो हमारा बीट है, उस बीट के तहत पूरा देश कवर है। तो और जैसा कि मैंने बताया कि आप एक टोल फ्री नंबर पे कॉल कर दें और वो आपके घर में कोई पहुंच जाए और आपके पैसे की निकासी कर दे, आपके पैसे को जमा कर सके। और ख़ास करके भारत जैसे देश में जहाँ पे अभी भी बहुत लोग निरक्षर हैं, साक्षरता की दर उस स्तर तक नहीं पहुँची है, तो कितनी भी फ्रॉड की भी बहुत गुंजाइश होती है। लोग जो बुजुर्ग पिता होते हैं अपने बच्चे पे विश्वास नहीं करते हैं कि यदि उसको चेक काट करके हमने दे दिया तो पता नहीं वो क्या करेगा, वो पैसे का किस रूप में इस्तेमाल करेगा। तो वैसे में बहुत बड़ा ये कदम है डिपार्टमेंट के द्वारा कि इसमें कोई फ्रॉड की गुंजाइश नहीं है। आपका यदि पैसे की निकासी होगी तो आपके उसमें आपके थंब इम्प्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी।
यदि किसी कारण से थंब इम्प्रेशन का इस्तेमाल हम नहीं कर सके तो फिर OTP आएगा। तो पूरी पारदर्शी तरीके से बिल्कुल कार्य किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल पारदर्शिता होनी बहुत ज़रूरी होती है जब भी आप कोई काम करते हैं, खासकर वैसे काम जहां लोगों के जनहित की बात होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डाक सेवाओं की, तो विगत वर्षों में डाक सेवाओं ने एक नया प्रारूप हासिल किया है अपना। डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एक नया प्रारूप हर विभाग को दिया जा रहा है, डाक विभाग को भी एक नया प्रारूप दिया गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे कि डिजिटल इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस डिजिटल इंडिया की परिकल्पना करते हैं, मेक इन इंडिया की परिकल्पना कर रहे हैं, वो किस तरीके से डाक विभाग जो है उसे आगे लेकर चल रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल इंडिया का स्वप्न है, न्यू इंडिया और वित्तीय समावेशन का स्वप्न है, उसमें डाक विभाग की महती भूमिका है। और आप डाक विभाग तेज़ी से दिन प्रतिदिन डिजिटल और हाईटेक होता जा रहा है। आप जब हम बैंकिंग सेवाओं की बात करेंगे तो पहले जो खाते हमारे खुलते थे वो कितने डिजिटल और हाईटेक हो गए हैं। आज के तारीख में यदि कोई पोस्ट ऑफिस में आकर के कोई अकाउंट खुलवाता है तो उसे RTGS की सुविधा मिल रही है, उसे NEFT की सुविधा मिल रही है, उसे मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिल रही है, उसे नेट बैंकिंग की सुविधा मिल रही है, उसे ATM कार्ड मिल रहा है, चेक तो पहले से ही मिलता था। तो आप देख सकती हैं कितना तेज़ी से डाक विभाग बदल रहा है और जो भी सेवाएं हमारे द्वारा प्रदान की जाती है उसमें लोगों को कितनी बेहतरीन और अत्याधुनिक सेवाएं मिल रही है। तो बैंकों के द्वारा जिस तरह की भी सेवाएं प्रदान की जाती थी, लोगों की ये शिकायत भी होती थी कि बैंक कितने मॉडर्न हो गए हैं, पोस्ट ऑफिस में पुराने धरे पे काम हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में पोस्ट ऑफिस के कार्यों को यदि देखें, पोस्ट ऑफिस की जो कार्य प्रणाली को हम देखें तो बहुत तेज़ी से हाईटेक पोस्ट ऑफिस हुआ है। और मैंने जैसा कि पहले जिक्र किया आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का, कि घर पे जा कर के वो पूरा वित्तीय ट्रांजैक्शन कर सकता है हमारा एक पोस्टमैन। जो लोग बोलते थे कि डाकिया डाक लाया, आज की तारीख में डाकिया केवल डाक लेके घरों में नहीं जाता है, डाकिया बैंक लेके जाता है। उसके बैग में जो मोबाइल है, जो हैंडल डिवाइस है, वो अपने आप में पूरा का पूरा एक बैंक है। बिल्कुल, भारत सरकार ने बहुत सारी जिम्मेदारियां डाक विभाग को दी हैं ताकि लोगों की सेवा सुचारू रूप से की जा सके। किन किन सेवाओं का जिक्र करना चाहेंगे आप? डाक विभाग के द्वारा बैंकिंग सेवाएं दी जा रही है जी। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि 1882 ईस्वी में शायद सबसे पहले हमें ये कार्य सौंपा गया था पोस्टल डिपार्टमेंट को। और हमारे द्वारा जो हमारे डाक खाने हैं, डाकघर हैं, उसके द्वारा कई तरह की सेवाएं दी जा रही है, जिसमें सेविंग बैंक अकाउंट, कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ आकर के या उनके यहाँ हम जा कर के भी, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था IPPB के द्वारा किस तरह से हम काम कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खोले जा सकते हैं। इसके अलावा रिकरिंग डिपॉजिट, उसके अलावा फिर टर्म डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि खाता योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इस तरह की कई योजनाएं हैं जिसे डाक विभाग जनता के बीच लोकप्रिय भी बना रहा है। और डाक विभाग ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और आपको जान करके ये सुखद आश्चर्य होगा कि भारत में जितने हाउस होल्ड हैं उससे ज़्यादा खाते डाक विभाग के पास है, डाक खानों में हैं। लगभग 36 करोड़ अकाउंट पोस्टल डिपार्टमेंट के पास है और लगभग 7 लाख करोड़ इसमें डिपॉजिट है। और इस 36 करोड़ खातों में से 18 करोड़ खाते लगभग सेविंग बैंक के हैं। और सेविंग बैंक बहुत आसान प्रक्रिया है उसको खोलने की और कई तरह की उसमें सुविधाएं दी जा रही है। सेविंग बैंक में आप केवल 500 रुपये जमा करके सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और अकाउंट खोलने का कोई अलग से चार्ज नहीं लगता है। 500 रुपये व्यक्ति के खाते में जमा रहता है, जब भी वो अकाउंट क्लोज होता है तो उसके 500 रुपये मिल ही जाते हैं। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज कुछ भी नहीं है। तो केवल और ये तो एक साल पहले 50 रुपये में ही खुलता था, 50 रुपये कोई चार्ज नहीं था, मतलब 50 रुपये मिनिमम बैलेंस उसमें होना चाहिए था। आज की तारीख में वो 500 मिनिमम बैलेंस कर दिया गया है। और 18 करोड़ खाते इस तरह के हैं बचत बैंक के हमारे खाते। उसी तरह से जो छोटी बचतें करते हैं लोग, जो बहुत गरीब तरह के लोग हैं, उनके लिए ये सुविधा है कि केवल 100 रुपये से RD रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है उस तरह के खाते खुलवा सकते हैं। वो चाहे तो हर महीने में पैसे जमा कर सकते हैं, उन पे आकर्षक ब्याज दर दिया जा रहा है। उसके अलावा हमारे यहाँ 1 साल, 3 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, टर्म डिपॉजिट करा सकते हैं। और उसमें सारी अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही है उनको।
चेक बुक इशू किया जाता है। मैंने पहले जिक्र किया था कि उनको आज की तारीख में NEFT की सुविधा दी जा रही है, RTGS की सुविधा दी जा रही है, उनको ATM कार्ड मुहैया कराया जा रहा है। यदि पोस्ट ऑफिस में उनका अकाउंट है और दूसरे बैंक में वो पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उनको वो भी आज की तारीख में सुविधाएं उपलब्ध है। उनको डाकघर में आने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो घर से भी अपने खाते का संचालन कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है जिस पे इनकम टैक्स का भी रिबेट है, 6.9% इस पे ब्याज दर है। किसान विकास पत्र है जिस पे 6.8% सरकार के द्वारा ब्याज दर मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन ये ब्याज दर 3 महीने के बाद सरकार रिव्यू करती है, समीक्षा करती है और कई बार इसे थोड़ा मोड़ा घटाया या बढ़ाया भी जाता है। जितनी भी इस तरह की वित्तीय सेवाएं हैं उसकी समीक्षा की जाती है सरकार के द्वारा वक्तन बवक्तन। उसी तरह से हमारा ये NSC है, NSC का मैंने जिक्र पहले ही किया। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है PPF, उसमें 15 साल के लिए पैसे जमा कराए जाते हैं, उस पर बहुत आकर्षक ब्याज दर है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि खाता योजना है, ये बहुत लोकप्रिय योजना है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से किया था, क्योंकि हरियाणा में जो इम्बैलेंस है बच्चियों और बच्चों के बीच वो सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, तो एक संदेश भी देना था। और इसके तहत 0 से 10 साल की बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता खोला जाता है। और इस सरकार के द्वारा जितनी भी इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा इस पे ब्याज दर है, 7.6% ब्याज दर दिया जा रहा है। और पहले तो ये और भी ज़्यादा था, शुरू में 9.1 था, 9.3 भी था एक समय में। और इस पे इनकम टैक्स रिबेट भी मिलता है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि जिस बच्ची के नाम पे ये अकाउंट खोला जाता है उस अकाउंट का पैसा, उस खाते का पैसा बच्चियों को ही मिले, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। और ये 21 साल तक, जब बच्चियों की शादी का समय लगभग आ जाता है तो उस समय बच्चियां अपने पैसे को निकासी कर सकती है। और उसके पहले 18 साल के पहले इस खाते से किसी भी रकम की निकासी नहीं की जा सकती। 18 साल जब उम्र हो जाता है तो कई तरह की आवश्यकताएं होती है, पढ़ाई की आवश्यकता होती है या दूसरी आवश्यकताओं से बच्चियों की सहमति से ही बच्चियां अपनी पैसे को निकाल सकती है। तो ये बच्चियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई है और बहुत अच्छा कार्य भारतीय डाक ने किया है। और मैक्सिमम जो सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत पूरे देश में जो खाते खुले गए हैं, 90% से भी ज़्यादा खाते सुकन्या समृद्धि योजना के केवल डाक विभाग ने खोला है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि ये इतने कई तरह के खाते हैं हमारे द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। और बिहार में 1.5 साल पहले तक के जितने हाउस होल्ड हैं यहाँ भी लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा खाते थे हमारे केवल बिहार सर्किल में जी। और 1 करोड़ से ज़्यादा IPPB के द्वारा खाते खोले गए हैं केवल 3-4 साल के अंतर्गत। तो पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है बैंकिंग से संबंधित, वो कितना लोकप्रिय है इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन तथ्यों से। बिल्कुल, लोकप्रियता तो है, बहुत है, क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय डाक के डाकघरों की, तो ऐसे ऐसे जगहों पे डाक घर स्थापित हैं जहां लोग उसे देखने आते हैं कि क्या सच में भारतीय डाक ऐसी जगहों पे भी डाक सेवाएं जो है संचालित कर रहा है। हम चाहेंगे कि आप उन डाकघरों का जिक्र करें जो दुनिया भर के लिए आश्चर्य की बात है। भारतीय डाक विभाग के बारे में एक रोचक तथ्य है कि दुनिया में 6,40,000 डाक खाने काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 1/4 केवल भारत में काम कर रहे हैं जी। और पूरे दुनिया में डाक नेटवर्क सीमित होता जा रहा है, संकुचित होता जा रहा है, लेकिन भारत में प्रतिवर्ष नए डाक खाने खुलते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि डाक विभाग पर और डाक खानों पर लोगों का विश्वास अभी भी कायम है। आपने जिक्र किया कि डाक विभाग सेवाएं प्रदान करने के अलावा बहुत यूनिक भूमिका का भी निर्वहन कर रहा है। कई जगहों पर टूरिस्ट स्पॉट्स के रूप में भी विकसित हुआ है। कई जो हमारे डाक खाने हैं वो नदियों के अंदर चल रहे हैं, जैसे कि श्रीनगर में डल झील में हमारा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस चल रहा है। कोरोना के समय पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील हम लोगों ने शुरू किया था, क्योंकि कोरोना के समय आवागमन के सारे साधन स्थगित कर दिए गए थे, तो पोस्ट ऑफिस में लोगों को आना मुश्किल हो गया था, तो हम लोगों तक जाते थे। कई डाक खाने हमारे रिक्शों पे चलते हैं, साइकिलों के द्वारा संचालित होते हैं। उसके बाद कई जो डाक खाने हैं, जैसे कि हमारा मुंबई GPO है, कलकत्ता GPO है, दिल्ली GPO है, वो लोग वहाँ देखने जाते हैं। यदि उनकी कोई आवश्यकता नहीं भी होती है फिर भी उस डाक खाने को, क्योंकि अपने आप में वो स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है
और हमारा जो बिल्कुल यहाँ से नज़दीक है पटना जीपीओ बहुत लोग उसको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि वो अद्भुत स्थापत्य का एक नमूना है। उसका जो गार्डन है, जो पार्क है, उसकी जो स्थापत्य कला है वो अद्वितीय है, उसमें कई कलाओं का सम्मिश्रण है। तो डाक विभाग जो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है वो अद्वितीय है। हम टापू जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, जो निर्जन इलाके हैं, जो पहाड़ी पे बहुत छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, वहाँ भी पोस्ट ऑफिस है। वहाँ अद्वितीय स्वरूप है उस पोस्ट ऑफिस का, उस स्थानीय स्वरूप के अंतर्गत उसको विकसित किया गया है। और प्रोजेक्ट एरो आने के बाद डाक घरों का चेहरा बिल्कुल बदल गया है। आप डाकघर में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मिटी आ गई है। डाकघर का जो स्वरूप है वो अत्याधुनिक रूप में दिख रहा है, और डाक कर्मियों के द्वारा विषम परिस्थितियों में डाक सेवाएं प्रदान की जा रही है, लोगों के घर तक अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही है। कोरोना के समय में कितना बेहतरीन डाक विभाग ने काम किया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इससे बात की प्रशंसा की गई है। तो जैसा कि आपने कहा कि डाक विभाग अद्वितीय है कई मायनों में, सेवाओं के साथ साथ अपने जो विशिष्ट उसके इमारत हैं और जो विशिष्ट प्रणाली है, विशिष्ट प्रक्रिया है लोगों तक पहुंचने का। साइकिल के द्वारा पहुंच रहे हैं, हम ऊँट के द्वारा लोगों तक पहुंचते हैं, हम पहाड़ी एरिया में खच्चर के द्वारा लोगों तक पहुंचते हैं, हम बाढ़ के समय में नाव के द्वारा, स्टीमर के द्वारा लोगों तक पहुंचते हैं, और इस रूप में हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। इस रूप में डाक विभाग अपने को प्रस्तुत कर रहा है। बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम लोगों तक सेवाएं पहुंचाएंगे। शायद डाक विभाग ने ये ठान ली है। हर डाक विभाग का हर एक कर्मी यही सोचकर डाक विभाग के अंदर कदम रखते हैं। अगर एक और जो चीज़ें कभी कभी सालती हैं तमाम लोगों को, शायद सबसे ज़्यादा डाक विभाग में जो लोग काम करते हैं उनको सालती होंगी, कि लोगों के मन में ये भ्रांति है कि जितने भी प्राइवेट कंपनी जो काम कर रही हैं सामानों को पहुंचाने को लेकर के, या जिस भी तरीके से उनको लगता है कि शायद भारतीय डाक जो है उतनी त्वरित कार्रवाई नहीं करती, उतनी तत्परता नहीं दिखाती जितने जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो करते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? डाक विभाग के द्वारा अभी भी रोज़ 2 करोड़ मेल डिलीवर्ड किए जा रहे हैं। एक समय में लगभग 4.5-5 करोड़ मेल डिलीवर्ड किए जा रहे थे, लेकिन अभी भी 2 करोड़ प्रतिदिन मेल डिलीवर्ड किया जा रहा है। और सीएजी एक संवैधानिक संस्था है, उसने अपने रिपोर्ट में बताया था कि कुरियर के इस ज़माने में भी सबसे बेहतरीन सेवा डाक विभाग प्रदान कर रहा है, और लोगों की विश्वसनीयता आज भी डाक विभाग में बनी हुई है। हमारा यूनिवर्सल सोशल ऑब्लिगेशन है, हम पैसा कमाने के लिए, लाभ के लिए, फ़ायदा के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम लोगों की सहायता के लिए, लोगों की सेवा के लिए सरकार के द्वारा बैठाए गए हैं। डाक विभाग का ये मैंडेट है कि निर्जन से निर्जन इलाकों में, दुर्गम से दुर्गम इलाकों में लोगों की सहायता करनी है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों तक सेवाएं पहुंचानी है। पहाड़ पे बसा हुआ एक छोटा सा गांव जहां केवल एक चिट्ठी पहुंचानी है, हम ये नहीं कर सकते कि केवल एक चिट्ठी पहुंचानी है इसलिए हम 1 महीने बाद वहां जाएंगे। एक चिट्ठी के लिए भी हमारा डाकिया वहां जाता है। किसी टापू पे जहाँ पे चक्रवात की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हो, फिर भी हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये विषम परिस्थिति है इसलिए हम एक चिट्ठी चूँकि पहुँचानी है इसलिए उस टापू पे नहीं जाएंगे। या मरुस्थल इलाके में, खास करके जो जैसलमेर और बाड़मेर का इलाका है, हम ये नहीं कर सकते हैं कि अभी तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उस गाँव में केवल एक ही चिट्ठी पहुँचानी है इसलिए हम 5 दिन बाद जाएंगे। जिस त्वरित गति से, और कई ऐसे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं हमारे यहाँ, MNOP चला, मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, उसके बाद ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किए गए, IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट आया। इसके बाद जो सेवाओं की गति है वो पहले से तीव्र हुई है, और देश के अधिकांश जगहों पर 3 और 4 दिन के अंतर्गत हम लोग चिट्ठियों को डिलीवर कर देते हैं, जो आर्टिकल है उसको डिलीवर कर देते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि 2 करोड़ मेल आज भी हम डिलीवर कर रहे हैं। ये सही है कि चिट्ठियों की संख्या पहले से बढ़ी है, लेकिन जो मेल का आकार है वो पहले से बढ़ गया है, उसका जो घनत्व है, क्योंकि आज की तारीख में व्यक्तिगत जो चिट्ठियां हैं वो कम हुई है। लेकिन आज की तारीख में भी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में रोज़ 5000 चिट्ठियाँ पहुँचती है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा लाखों की संख्या में रोज़ नोटिस जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त UPSC के द्वारा और CBSE के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही है, उसका जो भी आर्टिकल है वो हमारा डिपार्टमेंट उसको पूरी पारदर्शी तरीके से निर्धारित सीमा के अंतर्गत, निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उसको पहुंचाने का कार्य करता है। और ये सही है कि ई-कॉमर्स के ज़माने में
उसका भी स्वरूप बदला है। व्यक्तिगत चिट्ठियों की जगह पे हम पार्सल ज़्यादा डिलीवर कर रहे हैं। बिजनेस पोस्ट की सेवा शुरू हुई है, ई पोस्ट की सेवाएं शुरू हुई है, लॉजिस्टिक पोस्ट की सेवा शुरू हुई है। तो इस रूप में हम अपनी भूमिका को बनाए हुए हैं अभी भी। चिट्ठियों को सहूलियत से विषम परिस्थितियों में भी जो हमारे डाकिया बंधु हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा क्या सेवाएं और प्रदान की जा रही हैं डाक विभाग से जो लोगों की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं? पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा 1884 ईस्वी से ही इंश्योरेंस की सेवा प्रदान की जा रही है जी। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बहुत लोकप्रिय हमारा प्रोडक्ट है। 1884 ईस्वी में इसकी शुरुआत हो गई थी। 1995 ईस्वी में रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत की गई थी। पहले के ज़माने में लोगों के जीवन में खतरे ज़्यादा थे। उस समय बहुत सीमित कंपनियां थी जो बीमा की सुविधाएं दे रही थी। और उस समय जबकि हमारे शुरू में तो हमारे अपने कर्मियों के लिए ये सेवाएं शुरू की गई थी जो जंगलों में जा कर के जंगली जानवरों से सामना करते हुए विषम परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दे रहे थे लोगों तक। लेकिन बाद में जो सरकारी और अर्ध सरकारी और दूसरे निकायों में जो लोग काम कर रहे थे उन तक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का विस्तार किया गया। लेकिन अभी जो भी व्यावसायिक कोर्स किए हुए हैं, मेडिकल कोर्स या बीएड किया है किसी ने या फिर नर्सिंग का किसी ने कोर्स किया है, तो ऐसे लोगों को भी इस परिधि में शामिल कर लिया गया है। उसके अलावा चूंकि भारत गांव का देश है और 70% लोग गांव में ही रहते हैं, तो गांव के लोगों का जीवन भी दुर्भर है और जीवन प्रत्याशा भी कम है शहरों की तुलना में। तो इस ख्याल से सरकार के द्वारा रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस शुरू किया गया है, जहाँ पे दूसरे जो बीमा सेवा प्रदान करने वाले संस्थाएं हैं उनकी तुलना में हमारा बोनस ज़्यादा है और प्रीमियम कम है। जैसे कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में हम कई तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा संतोष है, सुमंगल है, सुविधा, युगल सुरक्षा, विकलांग बीमा योजना, बाल बीमा योजना। उसी तरह से रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में भी इस तरह की सेवाएं हैं। तो उसमें अलग अलग बोनस है, अलग अलग समयावधि के लिए लोग बीमा करा सकते हैं, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो इसके अलावा प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये बहुत कम लोगों को पता है कि केवल 20 रुपये में, पहले तो केवल 12 रुपये में, केवल 20 रुपये जमा करके पूरे साल में, ये हर महीने 20 रुपये जमा नहीं करने हैं, साल में 20 रुपये जमा करके 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा सकते हैं। और उसी तरह से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है, पहले केवल 333 रुपये जमा करना होता था, अभी हाल के महीने में कुछ परिवर्तन हुआ है। तो लेकिन आज भी 436 रुपये जमा करके आप सोच सकती हैं कितना कम राशि है ये और कितना बड़ा कवरेज प्रदान हो रहा है। 436 रुपये जमा करके जीवन ज्योति बीमा योजना का फायदा उठा सकते हैं और किसी भी मिस हैपनिंग की स्थिति में 2 लाख रुपए का सहायता प्रदान किया जा रहा है सरकार के द्वारा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी, अगर मैं भारतीय डाक सेवा की बात करूँ तो ये बातचीत अधूरी रह जाएगी अगर हम डाक टिकटों की बात ना करें तो। हाँ, डाक टिकटों का इतिहास भी बहुत पुराना है। मैं चाहूँगी कि आप उसका जिक्र ज़रूर करें। दुनिया के सभी देशों के द्वारा समय समय पर महापुरुषों के योगदानों को रेखांकित करते हुए या जो भी वहाँ की कुछ खासियत है, प्राकृतिक खासियत है या भौगोलिक खासियत है, उसको लोगों तक पहुँचाने का एक माध्यम है डाक टिकट। और डाक टिकट दुनिया के सरकारों द्वारा, दुनिया के विभिन्न सरकारों द्वारा समय समय पर जारी किया जाता है। और अभी जब हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो जो भी कई ऐसे अनसंग हीरो होते हैं जो स्थानीय स्तर पे तो बहुत लोकप्रिय हैं, जैसे कटिहार में ध्रुव कुंडू थे, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी थी, लेकिन प्रांतीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर लोग उतना नहीं जानते थे। इस तरह से हजारों लाखों ऐसे नाम हैं जिन्होंने देश के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी है, लेकिन लोग उसको जानते नहीं थे। तो हमने स्पेशल कवर रिलीज किया है, स्पेशल विशेष डाक टिकट हमने जारी किया है। और आपने बार बार हर घर तिरंगा अभियान का जिक्र किया है। मैं एक बात भूल गया था उस समय बताना कि जो हम लोग झंडे का वितरण कर रहे हैं घरों में उनके मांग पर, उसका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसे भी हम नहीं ले रहे हैं। और आप हमारे ई पोर्टल पे जा कर के भी ऑनलाइन डिमांड कर सकते हैं, उसके लिए पोस्ट ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विशेष रूप से मैं अपने तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि जो तिरंगा है वो केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, वो हमारे लिए आन बान शान का प्रतीक है। जो अनगिनत लोगों ने शहादत पेश की है इस मुल्क के लिए और जो शोषण विहीन समतावादी समाज के संरचना के निमित्त संघर्ष की मिसाल को प्रज्वलित किया था जिन्होंने, और जो मजबूत नसों वाले हाथ उठे थे और सैनिकों के संगीनों से संरक्षित स्वेच्छाचारिता का जुआ चूर्ण विचूर्ण हो गया था। और
जिन्होंने दिलराने ढंग से हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूम लिया था, उन लोगों को याद करना हमारी जिम्मेदारी है। जो देश, जो मुल्क अपनी संस्कृति को, अपने लोगों की शहादत को याद नहीं कर सकता है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। तो डाक विभाग की भी वो जिम्मेदारी है कि इस हर घर तिरंगे अभियान को पूरी बाकायदगी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी नेकनीयती के साथ लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके सफल बनाए। और हम लोग दिन रात अभी लगे हुए हैं। और यदि आपके मन में कोई अतिरिक्त प्रश्न है तो आप कर सकती हैं। जी, आने वाले समय में भारतीय डाक जो है और क्या क्या, किस तरीके से लोगों को सेवाएं प्रदान करने की कोशिश करने जा रहा है? इंश्योरेंस सेवाओं के अतिरिक्त जी, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र लगभग हर जिले पे स्थापित हो गया है। कुछ अपवाद हो सकते हैं। पहले एक पासपोर्ट बनाने के लिए लोगों को दूर सफ़र तय करके राजधानी में आना पड़ता था, या राजधानी के अतिरिक्त गिने चुने जगह होते थे, बहुत बड़े शहर होते थे जहां ये सेवाएं प्रदान की जाती थी। लेकिन जब से विदेश मंत्रालय ने डिपार्टमेंट के साथ टाई अप किया है तो लोगों को बहुत सुविधाएं मिल गई है और जिला मुख्यालय पे जा कर के वो पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आधार ट्रांजैक्शन का काम पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जा रहा है। पहले ये कार्य दूसरे निकायों को दिया गया था, उसके बाद कई तरह की शिकायतें आई, कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद जो विश्वस्त एक विभाग है, डाक विभाग, उसको ये जिम्मेदारी भारत सरकार ने सौंपा और उस कार्य को हम बखूबी निभा रहे हैं। इसके अलावा आपने फिलेटली का जिक्र किया, जो एक छोटा सा डाक टिकट है। फिलेटली एक डाक संग्रह की विधा है, डाक संग्रह का एक अध्ययन है और वो एक अपने आप में विज्ञान है। जो लोग इस विधा में, इस विज्ञान में रुचि रखते हैं, उनको पता है कि एक छोटा सा डाक टिकट 5 रुपए का जो है, कैसे एक निश्चित समय के बाद या कुछ ही समय के बाद वो लाखों का बन जाता है, उसकी कीमत करोड़ों की हो जाती है। और उस डाक टिकट का कितना महत्व है। तो फिलेटली में भी हमारी भूमिका है। हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनगिनत संख्या में डाक टिकट हमारे द्वारा जारी किया गया है। डाक के प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। बच्चों के साथ स्कूलों में जा करके अवेयरनेस पैदा किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण में हमारी भूमिका अद्वितीय है। फिर स्वच्छता अभियान में हमारी जो भूमिका है मुल्क को पता है। इसके अतिरिक्त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जिस दायित्व का निर्वहन डाक विभाग ने किया है उससे सभी परिचित हैं। बिल्कुल, काबिले तारीफ है, सब कुछ बहुत बेहतरीन ढंग से। और आप जिन जिम्मेदारियों अपनी तरफ से लोगों के लिए जिन जिम्मेदारियों को आपने रेखांकित किया है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। बहरहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारी बातचीत हो रही थी पवन कुमार जी से, जो कि हैं निदेशक डाक सर्विसेज बिहार डाक परिमंडल। बहुत सारी जानकारियां हमें दी उन्होंने। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और डाक विभाग की क्या भूमिका है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, उसे भी रेखांकित किया इस बातचीत के दौरान। तो बिहार बिहान, आज का जो बिहार बिहान है अपने आखिरी पड़ाव पे आ गया है। तो फटाफट से आप हमारा पता नोट कर लीजिए ताकि आपके जो फीडबैक्स हैं, आपके ख़त हैं, हम तक लगातार पहुंचते रहें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।